हाय ऑल, वेलकम यू ऑल बैक। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th पर्सपेक्टिव से। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और लेट्स से कि जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो दिस चैप्टर विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सुनो, इस चैप्टर को ना अगर इसकी टर्म्स से पढ़ोगे, मतलब अगर इसकी हैवी हैवी टर्म्स के ऊपर रह जाओगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लेमैन और अपन अपने घर में जैसे बजट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उस तरीके से मैं अगर आपको समझाऊंगी तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है। सो स्टे विथ मी जब तक ये चैप्टर चलता है। आई बिलीव इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमी। तो क्या आपको गवर्नमेंट का मतलब पता है? हाँ, सरकार। बजट मतलब क्या होता है? अगर आज हम क्लास 12th में है तो हमने, या वट एवर यू आर स्टडिंग इन, हमने ये बजट वर्ड कई बार सुना है। बजट 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 बजट, हम हमारा बजट बनाते हैं, घर का बजट होता है। तो वैसे ही किसी भी जगह का एक बजट होता है। बजट मतलब वो डिसाइड करता है, भैया बजट के बिना काम नहीं चलता। अगर आपको पता नहीं होगा ना कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आप उसमें से कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, तो आपकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का मतलब नहीं जानते हो तो मेरी वीडियो है उसको जरूर 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 देख लेना। किसी भी जगह पे अगर आप बजट नहीं बनाओगे तो आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा यार पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका मेंटेनेंस कैसे करें, कैसे उसको संभालें, वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए बजट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी देश की जो इकोनॉमी है, लेट्स से इंडिया की इकोनॉमी, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो उसको कौन संभाल रहा है? फिलहाल हमारी गवर्नमेंट उसको संभाल रही है। अब गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट करती है, मतलब उसको कहीं ना कहीं से कमाई भी होती है, और वो एक्सपेंस भी करती है, मतलब वो खर्चा भी करती है। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है, तो गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो बजट बना के चले। आपको पता है कि हमारा बजट कब बनता है और कब वो ड्राफ्ट आता है, कब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है? तो प्लीज कमेंट डाउन और सर्च करो कि बजट कब रिलीज होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। In a modern world, every government aims at maximizing the welfare of the country. जब भी कोई प्राइवेट कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस करती है तो उसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, वो होता है उसका मोटिव। पर जब भी गवर्नमेंट कोई काम करती है, सरकार कोई काम करती है, सरकार रोड बनवा रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार पानी के लिए कुछ कर रही है, सफाई के लिए कुछ कर रही है, टूरिस्ट के लिए कुछ कर रही है, तो वो सब किसके अंदर आता है? वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री। तो सरकार का कोई भी एक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ना होके हमेशा किसके लिए होता है? हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और वेलफेयर एक्टिविटीज में डेवलपमेंट हो। अब बजट क्या होता है? चलो हम मूव करते हैं मीनिंग से कि ये गवर्नमेंट बजट बनाती है, इसका मतलब क्या होता है? तो बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, साल में एक बार बनता है। रोज नहीं बनाते हैं बजट कि चलो रोज बैठ के बजट बना रहे हैं। एक एनुअल स्टेटमेंट बनाती है हमारी सरकार, और उस एनुअल स्टेटमेंट कब रिलीज होता है, कब बनता है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। उस एनुअल स्टेटमेंट में सरकार ये लिखती है कि हमारा इस साल कितने का रिसिट हुआ, मतलब कितना पैसा आया, और हम कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं फिस्कल ईयर में। अब फिस्कल ईयर क्या होता है? हमने तो कैलेंडर ईयर सुना है जो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, आप जानते हो अकाउंटेंसी में फिस्कल ईयर क्या होता है। तो फिस्कल ईयर के लिए सरकार क्या बनाती है? एक बजट बनाती है, साल में एक बार बनाती है। और जो रिसिट और एक्सपेंडिचर होते हैं शोन इन बजट में आर नॉट द एक्चुअल फिगर। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम बजट बनाते हैं ना बेटा, तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। मुझे नहीं पता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है, मान लो मेरी सैलरी 2 लाख रुपीज पर मंथ है। 2 लाख रुपीज पर मंथ की मेरी अगर सैलरी है तो ये तो मेरी फिक्स्ड सैलरी है आज की तारीख में। क्या है ये? मेरी आज की तारीख में। पर मुझे ये नहीं पता कि आने वाले 3 महीनों में क्या होगा। मेरी सैलरी बढ़ भी सकती है, मेरी सैलरी कम भी हो सकती है। मेरा एक्सपेंस, आज मान लो मैंने बहुत बढ़िया सा ड्राफ्ट बना दिया, ओके कि 10,000 रुपए का रेंट भरूंगी, 5,000 की ग्रोसरी लाऊंगी, 10,000 की शॉपिंग करूंगी, 5,000 ऐसे घूमने फिरने में लगा दूंगी। मैंने ये अपना बजट बनाया जिसमें मेरा 20,000 का एक्सपेंस हो रहा है पर मंथ।
मान लो कि मुझे अर्जेंटली किसी शादी में जाना पड़ गया, वहां मुझे 5,000 का लिफाफा करना पड़ गया। अब शादी तो कभी भी डिसाइड हो सकती है। मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बोल के तो मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती है, किसी भी कारणवश मेरा एक्सपेंस जो है वो चेंज हो सकता है। तो बजट के अंदर जो भी फिगर्स लिखे जाते हैं, जो भी अमाउंट लिखा जाता है, वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। मतलब समझो, मान लो एक एस्टिमेशन लेके हम बजट बनाते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसको कहते हैं यूनियन बजट। क्या बोलते हैं? यूनियन बजट। और हमारी स्टडीज जो है इस बजट वाले चैप्टर में वो किस तक रेस्ट्रिक्टेड है? यूनियन बजट। अब यहाँ पर क्यों स्पेसिफाई किया है? क्योंकि हर गवर्नमेंट बजट बनाती है। हमारी कितनी गवर्नमेंट होती है? एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, दैट इज कॉल्ड एज यूनियन बजट। ठीक है, आगे बढ़ो। अब भैया क्यों बना रहे हो बजट, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको रट लेना। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, और एग्जामिनर का नहीं तो आपके जो वाइवा लेने आने वाला है उसका तो फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने कितनी बार देखा है कि जो वाइवा वगैरह लेने आते हैं वो पूछते हैं भैया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वेरी 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 फेवरेट। ठीक है, माई एक्सपीरियंस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? तो सबसे पहला कारण है रिसोर्स को रीएलोकेट करना। अब ये रिसोर्स को रीएलोकेशन का क्या मतलब है? आपको पता है कि रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है, कोई भी रिसोर्स लिमिटेड है। अब पर हमारी इकोनॉमी में तो अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे रिसोर्स को इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे इकोनॉमी में सबका भला हो, जिससे इकोनॉमी में सबका भला हो। तो हमें रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा? रीएलोकेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे रीएलोकेट? मान लो इसका सबसे पहला टॉपिक है टैक्स एलोकेशन, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। अब मान लो कि अपन क्या करेंगे, जो भी बहुत ऐसे गुड्स है जो अमीर लोग अफोर्ड कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट है, लिकर है। अब भैया ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खरीदना होगा ना तो इंसान किडनी बेच के भी इसको खरीद लेगा। सही बोल रहे हो, क्योंकि जिसको लत लग गई है वो तो कैसे भी खरीदेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी? बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगी। बहुत ज्यादा क्या करेगी? टैक्स लगा देगी। तो यहाँ से गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करने की कोशिश करेगी। वहीं पर जो ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे सरकार चाहती है कि उसका कंजम्पशन बढ़े, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़े, लोग उसको ज्यादा पहचाने, ज्यादा उसको एनकरेज करे, उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट क्या दे देती है? सब्सिडी दे देती है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ सब्सिडी का। सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या है? आजकल हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कि हर घर में सोलर पैनल लगने चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हमें सनलाइट के थ्रू करना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या देती है? सब्सिडी देती है। वहीं पर सरकार को ऐसा लगता है कि हमें इसको प्रमोट करने की जरूरत है, वहां पे गवर्नमेंट उसको क्या देती है? सब्सिडी देती है। जिस भी प्रोडक्ट को सरकार एंकरेज करना चाहती है उस पर सब्सिडी देती है, और जिस पे भी सरकार चाहती है कि इसका कंजम्पशन कम हो उस पे सरकार टैक्स लगा देती है। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो सरकार करती है और उससे हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलता। जैसे कि हम वाटर सप्लाई करते हैं, हम सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, नेशनल लॉ डिफेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये सब पब्लिक गुड्स है। और सच एक्टिविटी नेसेसरी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू रेज सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है हमारी इकोनॉमी में, उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे रिड्यूस? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ लोग के पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी वेल्थ है, और कुछ लोग किसके अंदर क्या आते हैं? पॉवर्टी के अंदर आते हैं, बिलो पॉवर्टी के लाइन के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट का एम है टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट चाहती है कि इनकम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि अमीर से पैसा लेके हम किसको दे? गरीब को दे, ताकि उसका वेलफेयर हो पाए। तो इससे क्या होगा? रिच की इनकम रिड्यूस होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर का इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा ओके, थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आएगी? जब हमारा बजट अच्छे से बनेगा। कैसे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइस, सच फ्लक्चुएशन क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी।
Government can exercise control over this fluctuation through tax and expenditure. Inflationary tendency emerge when aggregate demand is higher than aggregate supply. Economic stability, मान लो आज कोई गुड्स है, प्याज है, प्याज का प्राइस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट को कई बार एक ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं, देखती हो ना आप, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग करती है, प्राइस फ्लोरिंग करती है, ये सारी एक्टिविटीज से वो इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बहुत बढ़ती है, तब गवर्नमेंट क्या करती है वहां पे अब खुद से सब्सिडी प्रोवाइड करती है, टैक्स कंसेशन देती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि डिफ्लेशन आ रहा है, तब गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज करती है अपना एक्सपेंडिचर। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज मतलब क्या, ऐसी संस्था जो सरकार की होती है, ठीक है, जिसपे सरकार की सोल मोनोपोली होती है, उसको कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है जो कि नेचुरल मोनोपोली है सरकार की, जैसे रेलवे, तो उसके लिए भी बजट बनाना पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बजट बनाते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी, जैसे हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, वहां पे रीजनल डिस्पैरिटी भी बहुत है। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, गुजरात महाराष्ट्र, ये बहुत ज्यादा डेवलप है, एमपी थोड़ा कम डेवलप है, यूपी में हम ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे, बिहार में, फिर दिल्ली, फिर हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं कि वहां और कम डेवलपमेंट है, साउथ में हम देख रहे हैं कि केरला में लिटरेसी रेट 100% है, पर बिहार में 100% नहीं है। तो हमारे इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा रीजनल इनइक्वालिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी है। तो गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है तो वो ये ध्यान रखती है कि उसको एजुकेशन में ज्यादा खर्चा कहां पर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा कहां खर्च करना है। अगर हम ये बजट रीजनल डिस्पैरिटी को ध्यान में रख के नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारा एजुकेशन का सारा खर्चा केरला में ही होता जा रहा है, या समझ लो कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स है वहीं पर खर्चा होता जा रहा है, जहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पर हमारा खर्चा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें बजट बना के डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन से रीजन में कितना खर्चा करना चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कि मनरेगा वगैरह जो स्कीम्स आती है वो भी बजट के अंदर अनाउंस होती है। ठीक है। ओके, अब कंपोनेंट ऑफ बजट, कंपोनेंट को मतलब समझो सामान, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, सामान। बजट के अंदर क्या क्या आता है, तो बजट के अंदर जो बजट होता है वो दो तरह से बनाया जाता है, उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर दो चीज आती है, कैपिटल बजट के अंदर भी दो चीज आती है। रेवेन्यू बजट के अंदर आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में आता है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बजट रिसिप्ट होती क्या है, बजट रिसिप्ट दो टाइप की होती है, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट या तो कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो रेगुलर होती है, मतलब क्या होती है, ये रेगुलर होती है। और कैपिटल रिसिप्ट या तो असेट क्रिएट करती है या तो लाइबिलिटी कम करती है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, और ये रोज नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, टैक्स से आता है। टैक्स कितने टाइप के होते हैं, टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में हूं और मेरी सैलरी 12 लाख के ऊपर है तो मुझ पे सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाएगी मेरी इनकम के ऊपर। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो और आप जीएसटी पे करते हो, उस पर डायरेक्टली आपकी इनकम पे नहीं लग रहा है, पर आप जो गुड्स खरीद रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टिकट बुक करते हो, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, मूवी देखते हो, तब आपको एक जीएसटी करके अमाउंट पे करना होता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम है। अगर मैं मूवी देखने जाऊंगी तो मुझे उतना ही जीएसटी पे करना है जितना अंबानी सर मूवी देखने जाएंगे उनको जीएसटी पे करना है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द इनकम, बट डायरेक्ट टैक्स डिपेंड ऑन योर इनकम। अगर आपकी इनकम कम है तो आप पे सरकार डायरेक्ट टैक्स कम लगाएगी, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो सरकार आप पे डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाएगी। ये सब है टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रही थी, मेरा चालान कट गया,
तो चालान से सरकार को पैसा मिला, तो क्या ये टैक्स रेवेन्यू? नहीं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू अंडर फाइन एंड पेनल्टीज। लाइसेंस फीस, मान लो अगर मुझे कोई फैक्ट्री खोलनी है, मुझे उसकी लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। मैंने प्लॉट खरीदा, प्लॉट पे मुझे सरकार को फीस देनी पड़ेगी, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। सरकार को इंटरेस्ट मिला, सरकार को डिविडेंड मिला, सरकार को फीस मिली, मान लो जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरते हो, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट ऐसी रिसिट होती है जो रोज अकर नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स और ग्रांट, रोज तो कोई अपने को गिफ्ट नहीं दे रहा, ग्रांट नहीं दे रहा। फॉर फीचर ऑफ शेयर, रोज अब अपने शेयर फॉर फीचर नहीं कर रहे। स्पेशल असेसमेंट एस्टीट्स, ये सब कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट आर दोस रिसिट विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, बहुत सिंपल सादी है, ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना तो कोई असेट क्रिएट करती है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना कोई असेट रिड्यूस करती है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। टैक्स रेवेन्यू आपकी इनकम पे इंपोज होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू गुड्स पे इंपोज होता है, जो सबके लिए सेम होता है। डायरेक्ट टैक्स दो तरह, नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको समझाया, फीस वगैरह। टैक्स रेवेन्यू दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल जीएसटी, जो कि गुड्स पे लगता है। नाउ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तो आप पढ़ लोगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आप पढ़ लेना। अब कैपिटल रिसिट क्या होती है? कैपिटल रिसिट ऐसी रिसिट होती है या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या तो असेट को रिड्यूस करेगी। कैपिटल रिसिट क्या होती है? या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या तो असेट को रिड्यूस करेगी। उल्टा ऑफ क्या? रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू रिसिट ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना तो कोई असेट रिड्यूस करती है, बट कैपिटल रिसिट या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या असेट को रिड्यूस करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल रिसिट कहां से आएगी? बोरोइंग से, रिकवरी ऑफ लोन से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल रिसिट के पार्ट है। बजट में एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब एक्सपेंडिचर, अभी अपन ने रिसिट की बात करी, पैसा कहां से आएगा। अब पैसा कहां पर जाएगा? तो दो तरह पे जा सकता है, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो ना तो कोई असेट क्रिएट करता है और ना तो कोई लाइबिलिटी कम करता है। वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है या तो कोई असेट क्रिएट करेगा या तो कोई लाइबिलिटी कम करेगा। पर यहाँ पे असेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और लाइबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, revenue expenditure, capital expenditure. Revenue expenditure neither creates asset nor reduce liability. Capital expenditure either create asset or reduce liability. इसका पर्पस होता है टू इनकर्ड नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जो नॉर्मल कामकाज चल रहा है उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है कोई असेट क्रिएट करने के लिए, कोई लोन ग्रांट करने के लिए। ये रिकरिंग है, ये डेली बिजनेस में होता है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। ठीक है, जैसे कि सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वहीं पर कहीं बोरो करना या कोई नया कैपिटल एसेट एक्वायर करना, ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेफिसिट इन नेक्स्ट लेक्चर। इसमें गवर्नमेंट के डेफिसिट पढ़ेंगे कि बजट में डेफिसिट कैसे आता है और डेफिसिट कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी डेफिसिट, सेकेंडरी डेफिसिट, और कल हमारा ये चैप्टर विल बी ओवर। Thank you so much.